हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दी अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटी सीरीज़। जब लास्ट पार्ट अपलोड करा था तो ऑलरेडी हम 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। तो ये वाला जो पार्ट हमारा स्टार्ट होगा ये हमारा होगा 201 क्वेश्चन से। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं और इसी तरह हम टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस पॉलिटी के हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप 12th बोर्ड में भी हैं, सीबीएसई एग्जाम से आप बोर्ड देना चाह रहे हैं या आपके कोई भी बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से दे रहे हैं, तो अगर आपके पास पॉलिटी है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन हर जगह एमसीक्यू की वेटेज बढ़ा दी गई है, तो इसीलिए आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल की हर अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हिस्ट्री सीरीज़ के अलावा हिस्ट्री की एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसमें मुग़ल एम्परर्स के नेम याद रखने के लिए और उनका ईयर याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, और उसी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप उसको लाइफ लॉन्ग याद कर सकते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल पर न्यू हैं तो वंस अगेन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और भूल कर चले जाते हैं, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट इंक्लूड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये पता करने के लिए कि कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं है प्रियम्बल में, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है गिवन ऑप्शंस में से, तभी आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि नहीं को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये तीनों वर्ड आपको अगर याद हो, जो पुरानी वीडियोस जिन्होंने देख रखी हैं उन्हें मैंने प्रियम्बल में बता रखा था, और जिन्होंने एनसीईआरटी के तो फर्स्ट पेज पर ही होता है। एनसीईआरटी अगर किसी ने ढंग से देखी है तो जब आप बुक खोलते हैं तो स्टार्टिंग में प्रियम्बल ही दिया होता है सबसे पहले। तो प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये तीन वर्ड जो है वो प्रियम्बल में इंक्लूड हैं। तो जब ये तीन इंक्लूड है तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन बचा, सेंसिटी। तो जब इक्वालिटी है, लिबर्टी है और जस्टिस है प्रियम्बल में मेंशन, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है, तो कौन सा वर्ड मेंशन नहीं हुआ, सी, सेंसिटी। सेंसिटी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा कोई प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, ये वर्ड ये कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपका इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, कौन कौन से वर्ड मेंशन है आपके, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये तीन वर्ड इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये तीनों आपके मेंशन हैं। लेकिन कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है, वो आपका वर्ड जो मेंशन नहीं है वो है हमारा सेंसिटी। तो सी इज़ द राइट आंसर, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। अब फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कब हुआ होगा, जब लोकसभा बनी होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि लोकसभा जो बनी थी वो कौन से ईयर में बनी थी। लोकसभा बनकर तैयार हुई थी 1952 में, और दिन कौन सा था, 17 अप्रैल 1952 को हमारी लोकसभा जो है वो बन के तैयार हो गई थी। तो हमारी लोकसभा बनकर कब तैयार हो गई थी, 17 अप्रैल 1952 को। हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कब हुआ था, फर्स्ट सेशन कब हुआ था लोकसभा का, वो हुआ था हमारा 14 मई 1952 को। कब हुआ था, 14 मई 1952 को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेट भी बताई थी और ईयर भी बताया था। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ ईयर। फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो वो ईयर कौन सा है हमारा, 1952। 1952 में हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हुई थी। और आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि बन के तैयार कब हो गई थी और फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 17 अप्रैल को
कंप्लीट हो गई थी बन के हमारी लोकसभा, लेकिन फर्स्ट सेशन कब हुआ था हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ है वो हुआ है 14 मई को। कब हुआ है हमारा? 14 मई 1952। और बनकर तैयार कब हो गई थी? बनकर तैयार हो गई थी 17 अप्रैल 1952 को। तो इन दोनों डेट को याद रखिएगा। और ईयर क्या हुआ फिर? ईयर हुआ 1952। ईयर क्या हुआ? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? अब यहाँ पर भी नॉट को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता चुकी हूँ। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली कितनी होती मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी? 10। अगर कभी भी एग्जाम में ओरिजिनली वर्ड पूछ ले या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ले तो कितनी थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़? वो थी 10। बट करंट कितनी है अभी हमारी जो करंट जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी है हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी ड्यूटीज़ हुई हमारे पास? 11। तो अभी के हिसाब से अगर वहाँ पे ओरिजिनली नहीं पूछा गया आपसे, ओरिजिनली वर्ड या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं पूछा गया आपसे, डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है ये पूछा गया है, तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीज़न है वो कितनी है इस वक्त? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है एक सिटीज़न के लिए? रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम। ये तीनों हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये तीनों ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, ये तीनों हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो कौन सी नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर ए गवर्नमेंट। ये हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि फोर्सफुली या कैसे भी कि हमें रिस्पेक्ट करनी है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट गलत कुछ कर रही है तो उसके अगेंस्ट बोलना ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है और बोलना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी। ये चीज़ याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर अ गवर्नमेंट। और ये भी याद रखिएगा हमारी रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, ये तीनों हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ डी। डी इज द राइट आंसर। रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट आवर फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following was also called as Constitution of Commonwealth of India by some scholar? According to some scholar, Constitution of Commonwealth of India किसे कहा गया है? तो राइट आंसर इज बी, नेहरू रिपोर्ट। बी इज द राइट आंसर। नेहरू रिपोर्ट was also called as the Constitution of Commonwealth of India according to some scholars। किसे कहते हैं हम? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया किसे, कौन से उसको कहा जाता है? रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर नेहरू रिपोर्ट वाज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। ओके,
ये भी याद रखिएगा कि ऐसा सब लोग नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स नेहरू रिपोर्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। बार बार रिपीट करने का यही इंटेंशन होता है कि आपको यही याद हो जाए और आपको बाद में वीडियो पे इतना एफर्ट ना डालना पड़े। सो इसीलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। बार बार इसीलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता बाद में सब्सक्राइब करने का, और एंड तक बहुत लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं। सो इसीलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the ultimate defender, guarantor of the fundamental rights in India? वहाँ ड्यूटीज की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही है? राइट्स की। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डिफेंडर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। बात यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की हो रही है। मैंने आपको बताया था कि इफ़ एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कोई भी पर्सन डायरेक्टली मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे भी यही पूछा जा रहा है कि कौन होते हैं गारंटर फंडामेंटल राइट के। तो आंसर इज़ ए सुप्रीम कोर्ट। किसके अंडर आता है ये? सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आर्टिकल 32 जिसे कि हम ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर। तो ये याद रखिएगा। मैं आपको और प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी अच्छे से इस बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर भी बता देती हूँ कि आर्टिकल 32 आपको ये पता चल गया। राइट टू रेमेडी भी कहते हैं इसे, और ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल का नाम क्या है? इस आर्टिकल का नाम है हमारा राइट टू रेमेडी। क्या नाम है इसका? राइट टू रेमेडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 कोई भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। कैसे? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, अंडर आर्टिकल 32 ए इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली। यहाँ पर पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ कि हमारे ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे? 7। कितने राइट्स थे? 7। अभी करंट सिचुएशन में कितने? अभी हैं 6। कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट हटाया गया है? कौन सा हटाया गया? वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके अब कौन से उसमें लाया गया? ये हमारा कौन सा राइट है? ये हमारा है लीगल राइट। कौन सा राइट है? ये हमारा लीगल राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा? 7 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से याद रखिएगा, कौन सी फंडामेंटल राइट से कैटेगरी से हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स से हटा के किस कैटेगरी में लेकर आए हैं अब इसे हम? ये हमारी कौन सी कैटेगरी में? ये है हमारी लीगल राइट की कैटेगरी में। ये हमारा एक लीगल राइट है, बट हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पर ये हमारा पहले फंडामेंटल राइट था। और कौन सी गवर्नमेंट ने इसे रिमूव करा था? वो हमारी थी, कौन सी गवर्नमेंट थी वो हमारी? तो उस टाइम पे जिन्होंने रिमूव करा था फंडामेंटल राइट से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उस टाइम पे गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई जी की। इन्होंने ही फंडामेंटल राइट से हटा के उसे इलीगल राइट बनाया, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को। तो ओरिजिनली हमारे कितने हुए?
यहाँ पे ओरिजिनली पूछा गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के पूछा गया है फंडामेंटल राइट, तो हुए 7। बट अभी प्रेजेंट में कितने हुए? प्रेजेंट में है हमारा 6। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, बट अब क्या है, वो हमारा लीगल राइट है। अभी भी कितनी बार क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि वो ऑप्शन में दिया होता है कि फंडामेंटल राइट में से कौन कौन से हैं, तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया होता है, तो उसमें उस पर टिक नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो हमारा एक लीगल राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ले तब कहीं आंसर बनेगा, लेकिन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया है कि डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फिर यहाँ पर भी क्या बचा, जब आपने एलिमिनेट कर दिए, एमसीक्यू को सॉल्व करने का सिर्फ यही सिंपल ट्रिक होता है। जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो सारी वेस्ट होती हैं, आप बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने का सिर्फ यही ट्रिक होती है कि आपको पता करना, आपको जब कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन में तो आप एलिमिनेट करना शुरू करिए कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिना एलिमिनेशन के कभी भी कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकता, अगर उसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यही ट्रिक होती है कि पहले आप उस चीज़ को एलिमिनेट करिए, तभी जाकर कहीं आप आंसर कर पाएंगे। और उसमें भी 50-50 होता है रेशियो, कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो वो लक बाय चांस ही होता है। यहाँ पर पता चल गया आपको कि ये तीनों तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। सी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डज नॉट कम अंडर अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डज नॉट कम अंडर अ फंडामेंटल राइट्स, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर अडॉप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के पीछे क्या रीज़न रहा था? पहले हम ये पढ़ते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर टिक करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकेंड इज preference to responsibility. Third is avoid the conflict between the legislature and the executive. Fourth is greater scope for giving representation to various section, interest and region in the government. ये चार आपको स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ नीचे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या सारी ही करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर राइट। 1, 2, 4 ये सारी ही रीज़न रहे हैं अडॉप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पीछे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेमिलियर थे वो बहुत पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। प्रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, अवॉइड होता है इससे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की कॉन्फ्लिक्ट। ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग द रिप्रेजेंटेशन वेरियस सेक्शन, इंटरेस्ट एंड रीजन इन द गवर्नमेंट। तो रीज़न क्या था अडॉप्टेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पीछे? ये सारे रीज़न रहे थे, तो डी इज़ द राइट आंसर। 1 to 4 आर डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम भी जब हम कर रहे थे लोकसभा का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको तब भी बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा हुई थी 1952 में और उसी ईयर राज्यसभा की भी फॉर्मेशन हुई थी। राज्यसभा की फॉर्मेशन भी अप्रैल में हुई है, 7 अप्रैल को हुई है। राज्यसभा की फॉर्मेशन कब हुई है?
अप्रैल में ही हुई है, जैसे कि लोकसभा की 17 अप्रैल को हुई है और 1952 में हुई है, ठीक है। उसी तरह से राज्यसभा की भी अप्रैल में हुई है, वो भी 1952 में ही हुई है राज्यसभा की फॉर्मेशन भी। 1952 is the right answer. D is the right answer. Next question is 31st Amendment Act 1972 increased the number of Lok Sabha seat from 525 to 31st Amendment Act 1972 से पहले लोकसभा की जो सीट्स होती थी वो होती थी 525। यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करके कितनी कर दी गई थी, तो वो कर दी गई थी 545। कितनी कर दी गई थी? 545 अकॉर्डिंग टू दी 31st अमेंडमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग टू 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 सीट्स को इंक्रीज करके 525 से 545 कर दिया गया था। बट करंट में कितनी है? करंट में हमारी है 550। ये भी याद रखिएगा, अभी जो लोकसभा में सीट्स हैं वो कितनी है? 550। 545 को भी इंक्रीज़ करके बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया। वो कितना करा गया? 5 सीट्स इंक्रीज़ करी गई हैं, तो 545 से अब 550 सीट्स हैं हमारी लोकसभा में। कितनी है? 550 है। यहाँ पे 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 पूछा गया, इसीलिए ऑप्शन में 550 भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सीट्स पूछी गई थी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अमेंडमेंट शो नहीं किया गया होता तो या तो 545 होता ऑप्शन में या फिर 550 होता ऑप्शन में। कभी भी जो सेम ऑप्शंस होते हैं वो वैसे नहीं दिए जाते हैं एक साथ। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग 525 से इंक्रीज़ करके 545 सीट्स कर दी गई थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 38th Amendment Act 1975 made the declaration of emergency by whom non-justiciable. According to 38th Amendment Act 1975 emergency की डिक्लेरेशन अगर कौन करेगा तो वो नॉन जस्टिसिएबल होगा, वो का है हमारे प्रेसिडेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि इमरजेंसी लगाने का जो राइट है वो किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। स्टेट इमरजेंसी कौन लगा सकते हैं? जितनी भी तीन, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कितनी टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। उनके आर्टिकल क्या होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको सब बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ये भी फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था, सीरीज़ जब स्टार्ट करी थी मैंने आपको तभी बताया था। होपफुली वो वीडियो 1 है हमारी, बट वो उसमें क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कभी भी अटेंड किया ही नहीं पार्लियामेंट, या फिर डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। ये टर्म भी यूज़ कर ली जाती है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस किया ही नहीं था अपने टेन्योर में। वो कौन है? हमारे चौधरी चरण सिंह जी। ए इज़ द राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह जी इज़ द राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने टेन्योर में कभी भी पार्लियामेंट वो गए ही नहीं, डिड नॉट फेस दी पार्लियामेंट। इन्होंने कभी भी कोई भी पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन नहीं करा, बट ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बट ये कभी भी पार्लियामेंट नहीं गए। सो ए इज़ द राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह जी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में? ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा सीट्स होती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर द हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड by the Council of State and the House of People
रिस्पेक्टिवली। कौन से ईयर में राज्यसभा और लोकसभा, हिंदी टर्म जो है ये हमारी, ये अडॉप्ट करी गई थी? काउंसिल ने ये राज्यसभा और लोकसभा, ये दो हिंदी वर्ड हमारी अपर हाउस और लोअर हाउस पार्ट के लिए कौन से ईयर में अडॉप्ट करा था? राइट आंसर इज सी, 1954 में हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा अडॉप्ट करा गया था बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउसेज ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। कौन सा ईयर था वो? 1954। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। द पर्सन शुड हैव बीन ए जज ऑफ हिज हाई कोर्ट फॉर 5 years. The person should have been an advocate of a high court. The person should be a distinguished jurist in the opinion of the president. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एटलीस्ट आप 5 year हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर आप एडवोकेट रहे हो, वो भी सीनियर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट के, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर द पर्सन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन तीनों में से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following fundamental duty were added by the 86th Amendment Act of 2002? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी ओरिजिनली, बट अभी जो है अभी वो कितनी करंट सिचुएशन में 11, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी वो करी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं। सो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। आपको इससे अमेंडमेंट भी याद हो गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी? वो है हमारा आंसर डी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। कंपल्सरी एजुकेशन में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविज़न लेकर आई थी गवर्नमेंट, और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि पेरेंट्स पे उनकी पढ़ाई का बर्डन ना आए और वो कम से कम 14 ईयर्स तक उन्हें पढ़ने दें। तो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये प्रोविज़न जोड़ा गया था। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में इसको 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया था हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। सो डी इज़ दी राइट आंसर। इस चीज़ को याद रखिएगा, डी इज़ दी राइट आंसर। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर देख लीजिए। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 101 अमेंडमेंट में। 101 अमेंडमेंट में ही हमारी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट हैज़ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन? कौन से अमेंडमेंट में रिजर्वेशन 10% इंक्रीज कर दी गई थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए? इकोनॉमिक जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हमारे सिटीज़न हैं इंडिया के जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए 10% सीट्स इंक्रीज कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट में हुई थी ये चीज़? ये है हमारा 103rd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन सा हमारा? 103rd अमेंडमेंट। डी इज़ दी राइट आंसर। कौन सा अमेंडमेंट है? 103rd अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट इज़ द राइट आंसर। 101 कौन सा है? जीएसटी के लिए। 101 कौन सा है? जीएसटी के लिए। 102 है हमारा SC ST से रिलेटेड, इनके लिए भी सीट्स इंक्रीज की गई थी। 102 में ये बात हुई थी, और 103 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स इंक्रीज करी गई थी। तो 103rd अमेंडमेंट में ही बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। एस्टीमेट कमेटी इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ आवर पार्लियामेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है एस्टीमेट कमेटी के बारे में। जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस वीडियोस वो जाकर एक बार देख लें। जाकर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अकॉर्डिंग कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी को, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 6-member एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल इन 1966। कौन अपॉइंट हुए थे चेयरमैन 6-member एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966। ARC की फुल फॉर्म याद रखिएगा। ARC की फुल फॉर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए थे एज अ चेयरमैन? राइट आंसर इज डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन 6-member एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के 1966 में। डी इज द राइट आंसर। मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। किसके पास फाइनल पावर होती है डिसाइड करने की कि वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? सो सी इज द राइट आंसर। ये हमारे होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्ट्रेट ओथ टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको ओथ कौन दिलाते हैं, वो दिलाते हैं हमारे गवर्नर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे होते हैं, उनको कौन ओथ दिलाते हैं, उनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाते हैं, वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट ओथ नहीं दिलाते, उनको कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। उनकी ओथ सेरेमनी जो होती है वो कौन करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। अगर उन्हें नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं ओथ दिलाते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को जो ओथ सेरेमनी होती है उनकी, वो ओथ सेरेमनी कौन कराते हैं, वो कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ही बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे हाई कोर्ट के जज को कौन ओथ दिलाता है, वो दिलाते हैं गवर्नर। हाई कोर्ट के जज को गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट को कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसी चीज़ें इंटर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगी। इसीलिए मैं आपको इंटर कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ ताकि चीज़ें आपको कनेक्टेड वे में अच्छी तरह से याद रहें। सो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्ट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। कौन इलेक्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को? स्टेट इलेक्शन, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है तो वो कौन करेंगे, गवर्नर। गवर्नर इलेक्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर होगा उसको हमेशा याद रखिएगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर जो इंडिया होते हैं ज़्यादातर उसमें अपॉइंटमेंट जो देते हैं कौन देते हैं, प्रेसिडेंट। और स्टेट लेवल पे कौन करते हैं, वो करते हैं गवर्नर। तो इस चीज़ को हमेशा ऐसे याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट का पूछा गया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं गवर्नर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कितने ईयर का टर्म होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो होता है हमारा 6 years। सी इज़ द राइट आंसर। 6 year इज़ द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा कितने ईयर का टर्म होता है, 6 years का होता है। कितने ईयर का होता है, 6 year का। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कितने ईयर का होता है, 6 year। 5 year का नहीं होता है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो होता है 6 years का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। एटलीस्ट मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
अप्लाई जो होता है वो किस पे होता है, सब पर होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर। इमूवेबल गुड, मूवेबल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अप्लाई होता है ना वो सब पर होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।